Good morning, students. Welcome to Vida Pani online classes. Myself, Adit Solanki. I am your social science teacher. This is your second video of this chapter. In today's video, we are going to start our discussion from the second classification of the natural resources, which is on basis of origin. आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन से, जो कि ओरिजिन के आधार पर किए गए हैं। आई होप आप लोगों ने इसकी जो पहले वाली जो वीडियो थी उसको देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे इससे पिछले वाली वीडियो में, और उनको किस आधार पे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में पढ़े थे। जो पहला क्लासिफिकेशन था वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर किया गया था, जिसमें हम लोगों ने उसको दो पार्ट में बांटा था। पहला एक्चुअल रिसोर्स, देन पोटेंशियल रिसोर्स। बट जो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोगों ने ओरिजिन के आधार पर बांटा है, जिसमें पहला है आपका बायोटिक, दूसरा है आपका अबायोटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज विच कैम फ्रॉम लिविंग सोर्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स, यानी कि वो रिसोर्स, वो संसाधन जो कि लिविंग बीइंग से आते हैं वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। प्लांट और एनिमल दोनों ही बायोटिक रिसोर्सेज हैं। फिर अबायोटिक रिसोर्सेज विच comes from non-living sources are called abiotic resources. For example, rock, soil, air and water are abiotic resources. Abiotic resources वो रिसोर्सेज होते हैं, वो संसाधन होते हैं जो कि नॉन लिविंग बीइंग से आते हैं या नॉन लिविंग बीइंग से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, वाटर। ये सभी अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। देन जो आपका तीसरा क्लासिफिकेशन है वो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर है, यानी कि क्या हम जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इस आधार पर उसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज़रा इनको देख लेते हैं। देयर आर आइदर इनहाउसेबल can be easily reproduced and restored. Resources like solar and wind energy are unlimited. Human activities have no effect on their quantity. Agriculture production can be reproduced. Soil and water are also renewable resources, but they should not be polluted. अब renewable resources क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बेशुमार होते हैं, और या तो वो ईजिली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं या उनका उत्पादन फिर से हो जाता है। रिसोर्सेज लाइक संसाधन जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दोनों ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड है, ये ख़त्म नहीं होती। अगर आप सोलर से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हो, सोलर एनर्जी से, तो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब सोलर की रोशनी ख़त्म हो जाती है, नहीं, वो आपको अनलिमिटेड पावर सप्लाई करता रहेगा। अब विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी से जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जैसे विंड मिल के थ्रू जो बनाई जाती है, उससे क्या होता है, अगर विंड जो बहती हुई आती है वो जो बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, प्रोपेलर, उसको मूव करती है। मूव करने के बाद वो उससे टकरा कर निकल जाती है। ऐसा तो होता नहीं कि जो एयर उससे टकराती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो फिर से रिप्रोड्यूस हो जाता है। सॉयल और वाटर, ये दोनों भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं, बट इन दोनों को अगर पॉल्यूट ना किया जाए। देन सेकंड है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑन अर्थ। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी फिक्स होती है, एक निश्चित तादाद में अर्थ में अवेलेबल हैं।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी regenerated or replenished by human as they take thousands or millions of years to form. रिन्यूएबल रिसोर्सेज फिर से जनरेट नहीं किए जा सकते, या वो फिर से उनको नया नहीं किया जा सकता, और या तो अगर वो रीजनरेट होते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि कई हज़ार साल या कई लाख साल लगते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज आर मिनरल्स, विटामिन, प्रीशियस स्टोन्स, फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर पावर रिसोर्सेज। अब अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल की बात करें या मिनरल्स की बात करें, ये फिर से जनरेट हो सकते हैं, बट इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी है, उसमें कई हज़ार साल लग जाते हैं। अगर हम लोग बात करें फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन की, सॉरी फोर्थ क्लासिफिकेशन की, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लासीफाई किया गया है, यानी कि जो ईजिली सब में इक्वली अवेलेबल रहते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस में ही पाए जाते हैं। अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है रिसोर्सेज को। पहला है यूबिक्यूटस रिसोर्सेज और सेकंड है आपका लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब यूबिक्यूटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर more or less evenly distributed around the world are called ubiquitous resources. For example, air, water are ubiquitous resources, यानी कि वो रिसोर्सेज जो कि या तो ज़्यादा या तो कम, बट सब में इवनली, यानी कि सब में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल एयर, अब एयर वर्ल्ड में आपको हर जगह मिलेगी। वाटर, हाँ, कहीं पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगा, कहीं पे वाटर का अमाउंट कम होगा, बट वाटर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर आपका सेकंड है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन सेलेक्टेड जियोग्राफिकल एरिया आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड जियोग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, किसी निश्चित जगह पे ही मिलते हैं। अब कौन से एग्जाम्पल होते हैं उनके जरिए भी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज डिपेंड ऑन मैनी जियोग्राफिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, टोपोग्राफी, etc. कई रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जियोग्राफिकल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, उससे टोपोग्राफी हो गई। उदाहरण के तौर पर मिडिल ईस्ट इज़ रिच इन ऑयल रिजर्व। जो मिडिल ईस्ट होता है वो ऑयल रिजर्व में बहुत ही ज़्यादा रिच है, यानी कि वहाँ पे तेल का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। सो पेट्रोलियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। इस वजह से पेट्रोलियम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, योर नेक्स्ट हेडिंग इज मैन मेड रिसोर्सेज। अब अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था। टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आपने क्या कौन से तीन रिसोर्सेज पढ़े थे? नेचुरल, मैन मेड, देन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने नेचुरल को पढ़ लिया। नेचुरल को चार पार्टों में क्लासीफाई किया गया था। पहला आपका डेवलपमेंट के बेस पे, दूसरा आपका ओरिजिन के बेस पे, तीसरा आपका रिन्यूएबिलिटी के बेस पे, और चौथा आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। देन अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, कौन सा? मैन मेड रिसोर्स। मैनी नेचुरल सब्सटेंस कैन बी मेड यूजफुल ओनली आफ्टर द यूज ऑफ सम टेक्नोलॉजी। कई नेचुरल रिसोर्सेज सब्सटेंस ऐसे होते हैं, वो तभी यूजफुल होते हैं जब हम लोग उसमें अपने टेक्नोलॉजी से उसको इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। व्हेन दीज नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल दे आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स। जब वो नेचुरल सब्सटेंस हम लोगों के लिए यूजफुल हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, उसको चेंज करने के बाद, तब हम उन्हें क्या कहते हैं? मैन मेड रिसोर्स या आर्टिफिशियल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आयरन इज नेचुरली फाउंड एज ओर। जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो शुरुआती तौर पे ओर के फॉर्म में पाया जाता है। और मिक्सचर होता है कई सारे एलिमेंट्स का, जिसमें आपको जो भी उपयोगी मेटल होता है, आप उससे उसको निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। बट द आयरन ओर इज इट्स नेचुरल फॉर्म इज़ नो ऑफ यूज़ ऑफ फॉर अस। लेकिन जो उसका नेचुरल फॉर्म होता है, जो प्राकृतिक तौर पे हम लोगों को मिलता है, उसका कोई भी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए कोई ज़्यादा उसका यूज़ नहीं रहता है। द आयरन ओर नीड टू बी सेंड टू फैक्ट्री टू मेक यूजफुल आयरन फॉर अस। और आयरन ओर को फिर फैक्ट्री सेंड किया जाता है, फैक्ट्री भेजा जाता है, जहाँ से हम लोगों को
वो आयरन प्राप्त होता है, वो लोहा प्राप्त होता है जो कि हम लोगों के लिए उपयोगी साबित होता है, जो उपयोगी होता है। सिमिलरली उसी प्रकार व्हेन कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फ्रॉम वुड, जब कारपेंटर फर्नीचर बनाता है लकड़ी से, दे चेंज वुड इनटू अ मैन मेड रिसोर्स, तब वह वुड को लकड़ी को मैन मेड रिसोर्स में चेंज करता है। योर नेक्स्ट हेडिंग इज ह्यूमन रिसोर्स। Human beings are also resources and perhaps are the most important resources. Human beings भी resources में ही आते हैं, संसाधनों में भी आते हैं, बल्कि ये सबसे important resource होते हैं। Every person has a unique set of skills. प्रत्येक person के पास, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने एक कुछ skills होते हैं, अपने कुछ हुनर होते हैं, and knowledge which make him contribute towards the society is some way or the other। और जो नॉलेज वो पाता है सोसाइटी से। पीपल नीड्स continuous education and training to become useful human resources। लोगों को लगातार एजुकेशन, ज्ञान और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है एक यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए, एक उपयोगी मानव संसाधन बनने के लिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल एंड नॉलेज। एजुकेशन और ट्रेनिंग लोगों की स्किल यानी कि हुनर और उनके जो नॉलेज है, ज्ञान को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। हैंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफन कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसी वजह से एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर आता है। देन आपका नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण या प्रोटेक्शन, बचाव। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन अनलिमिटेड सप्लाई। देयर इज नो लिमिट टू द ह्यूमन नीड्स। वेयर we are exploiting a particular resource, it becomes our duty to conserve that resources. This applies more for non-renewable resources. Thus, using resources carefully so as to giving them gap to get renewed is called conservation of resources. कुछ भी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में अनलिमिटेड नहीं है, उसकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, उसकी लिमिट होती है। और ह्यूमन नीड्स की भी, यानी कि जो मानव की इच्छाएं होती हैं, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, उसकी ज़रूरतों की कोई सीमा नहीं है। व्हेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व दैट रिसोर्स। जब भी हम किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को लगातार यूज़ करते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे कंजर्व करें, उसको बचाएं, उसको प्रोटेक्ट करें। दिस अप्लाइज मोर फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है क्योंकि उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। दस यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली सो एज टू गिविंग देम गैप टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्सेज को केयरफुली, सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना जिससे कि उसको रिन्यूड यानी कि फिर से जनरेट होने का टाइम मिल जाए, उसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट पेज। ऑल ऑफ अस शुड प्रैक्टिस द 3 गोल्डन RS ऑफ कंजर्वेशन। दे आर, हम सभी को जो 3 गोल्डन RS होते हैं कंजर्वेशन के, उसको फॉलो करना चाहिए। अब कौन से 3 RS होते हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। रिड्यूस, कंज्यूम लेस और डू नॉट वेस्ट, यानी कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं, उसको कम उपयोग करें और उसको वेस्ट ना करें, उसको बर्बाद ना करें। रीयूज़, यूज़ अ प्रोडक्ट और रिसोर्सेज एज मैनी टाइम एज यू कैन। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग यूज़ करें, जितनी बार उसको यूज़ किया जा सकता है। देन रिसाइकल, अवॉइड वेस्टेज बाय चेंजिंग अ प्रोडक्ट इनटू अनदर यूजेबल मटेरियल। वेस्टेज को अवॉइड करें, जितना भी प्रोडक्ट है उसको फिर से एक ऐसा मटेरियल बना दें जिसको हम लोग फिर से उपयोग कर सकें। Your last heading is sustainable development. It refers to a process of development wherein the quality of the environment is maintained and uses of resources should be so that it should not depleted। ये एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस है जहाँ पे
जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है और रिसोर्सेज की भी क्वालिटी मेंटेन रहती है, जिससे कि वो ख़त्म ना हो या वो शून्य ना हो जाएं। वाइल अटेनिंग ह्यूमन नीड्स एंड सेटिस्फाइंग द वांट द रिसोर्सेज are either overutilized or overexploited, which can create problem for future generation। यानी कि अपनी जो हम लोगों की नीड है, ह्यूमन नीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कभी कभार अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं या ओवर एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनका वेस्ट कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोचेस मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द रिसोर्सेज यूसेज एंड कंजर्वेशन विच इज़ एविडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन ऑन द अर्थ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिससे कि एक बैलेंस मेंटेन रहे, इसमें हम लोग जो संसाधन यूज़ कर रहे हैं उसमें और उसके कंजर्वेशन में, उसके संरक्षण में। विच इज़ एविडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन ऑन द अर्थ, जो कि मानव के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है अर्थ पर। इट इज़ बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली वैल्यूएबल, यानी कि ये इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा कवर कर लिया है। इस चैप्टर की PDF आपको कल क्लास में सेंड कर दी जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको जो क्वेश्चन आवर होता है, यानी कि 10 AM से 11 AM के बीच में आप क्लास में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।